अगस्त 18 साल 1868 आंध्र प्रदेश के छोटे से शहर गुंटूर में अंधेरा होने लगा है। चांद सूरज को ढकने लगा है। फॉर द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक इवेंट्स, टोटल सोलर एक्लिप्स। ये शहर जल्द ही वर्ल्ड फेमस होने वाला था। इट वॉज अबाउट टू बी द प्लेस वेयर द फर्स्ट एलियन एलिमेंट वॉज टू बी डिस्कवर्ड। कहानी की शुरुआत होती है साल 1666 में। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी स्टडी रूम में अंधेरा कर रखा है। विंडो में छोटा सा छेद कर दिया ताकि नैरो बीम ऑफ सनलाइट पास हो सके, और अपने हाथ में एक ग्लास प्रिज्म लेके खड़े हुए हैं। सन रेज उस ग्लास प्रिज्म से गुजरती हैं और सामने वाली दीवार पे पड़ती हैं। जो सर आइजैक न्यूटन ने देखा वो उनको चौंका देता है। उन्होंने सामने वाली दीवार पे व्हाइट लाइट नहीं देखी, बल्कि कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स देखे। आज हम इस कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने इस सिंपल से अरेंजमेंट से ये करके दिखा दिया था कि सनलाइट, जो कि बेसिकली एक व्हाइट लाइट है, एक सिंगल कलर ना होकर बाकी कलर्स का मिक्सचर है। और इसी के साथ शुरुआत कर दी एक नए फील्ड की, जिसका नाम पड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा बड़ा स्टेप आया साल 1814 में। जर्मन एक्सपेरिमेंटलिस्ट जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर ने न्यूटन के अरेंजमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने एक छेद की बजाय नैरो स्लिट का इस्तेमाल किया। उस नैरो स्लिट से गुजरने वाली लाइट को एक लेंस की मदद से पैरेलल कर दिया, ताकि वो रेस पैरेलल और यूनिफॉर्मली हिट करे ग्लास प्रिज्म को। फिर रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए दूसरे साइड एक टेलीस्कोप लगा दिया। आज हम इस अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। जब एक लाइट सोर्स जैसे कि सन की रेस को एक प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, तब रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स होता है और इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब आप एक गैस को हीट करते हो तो उससे निकलने वाली रेडिएशन या फिर लाइट के स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब आप लाइट रेस को गैस के थ्रू पास कराते हो, इस स्पेक्ट्रम को अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब साइंटिस्ट ने बहुत सा डेटा कलेक्ट कर लिया था, बहुत सारी चीज़ों का स्पेक्ट्रम निकाल लिया था, जैसे कि चलती हुई गैस, स्टार्स से आने वाली लाइट का। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर स्पेक्ट्रम क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, और क्यों कुछ स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होते हैं तो कुछ में डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं, और क्यों कुछ में ऑपोजिट देखने को मिलता है कि डार्क बैंड के ऊपर कलरफुल ब्राइट लाइंस। इन सब सवालों का जवाब मिला साल 1859 में, और जवाब देने वाले थे 2 जर्मन साइंटिस्ट, रॉबर्ट किर्चॉफ एंड रॉबर्ट बंसन। बेसिकली इनका ये कहना था कि अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करती है तो वो उस वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी कर सकती है। अगर बॉडी ओपेक है तो वो सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगी और सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी कर सकती है। और ऐसी बॉडीज जो सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट या फिर अब्जॉर्ब कर सकती है, उनको ब्लैक बॉडीज बोलते हैं। हमारा सन भी एक ब्लैक बॉडी है। ये सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करता है। ब्लैक बॉडीज के अलावा बाकी सारी बॉडीज सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पर एमिट या फिर अब्जॉर्ब कर सकती है। जब आप एक जलते हुए लैंप को ऑब्जर्व करोगे, उसका स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा जिसमें सारे कलर्स मौजूद होंगे। जब आप उस लैंप में से निकलने वाले लाइट को कोई गैस जैसे कि सोडियम गैस के थ्रू पास करोगे, तब वो सोडियम एटम्स लाइट के सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्व कर लेंगे और बाकी वेवलेंथ्स ऐसे ही पास हो जाएंगी। तो आपको एक कंटिन्यूस बैंड तो दिखेगा, लेकिन कुछ डार्क लाइंस भी मिलेंगी करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेवलेंथ्स दैट वर अब्सॉर्ब्ड बाय द सोडियम गैस। सोडियम गैस के केस में 2 डार्क लाइंस देखने को मिलती है और उनको नाम दिया गया D1 और D2 लाइंस। यही अगर आप कोई गैस को हीट करोगे तो उस गैस के एटम्स एनर्जेटिक हो जाएंगे और फिर रेडिएशंस एमिट करेंगे। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है, वो रेडिएशंस कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही एमिट होंगी। जब आप इस लाइट को, जो कि एक हॉट गैस से निकल रही है, उसका स्पेक्ट्रम निकालोगे, तब आपको डार्क बैंड मिलेंगे जिसके ऊपर कुछ ब्राइट लाइंस मिलेंगी, और वो ब्राइट लाइंस करस्पॉन्ड करेंगी एमिट किए गए वेवलेंथ से। और ये पता चला कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। और जैसा कि हमको पता है, कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही एमिट या फिर अब्जॉर्ब करता है, तो अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यूनिक होते हैं। बेसिकली स्पेक्ट्रम एक एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है। इन सब एक्सप्लेनेशंस का नतीजा बहुत प्रोफाउंड था, क्योंकि अब हम एक एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर सकते थे और फिर स्टारलाइट के स्पेक्ट्रम को इस एलिमेंट के स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करके ये पता लगा सकते थे कि वो स्टार किन एलिमेंट से बना हुआ है, वो स्टार का कॉम्पोजिशन क्या है। अगर एक टेलीस्कोप की मदद से हम स्टार्स की दूरी माप सकते थे, तो स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम पता लगा सकते थे कि उस स्टार्स में कौन से एलिमेंट्स हैं।
स्पेक्ट्रम एक ऐसी भाषा है जिसमें सितारों ने अपनी कहानियां लिखी थी। अब हम इस भाषा को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, हम जान सकते थे कि उन सितारों में कौन सी कहानियां छिपी हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने घुमाया अपने स्पेक्ट्रोस्कोप्स को हमारे सबसे करीबी सितारे सन की तरफ। अर्थ की तरह सन की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर है कोर। कोर सन का एनर्जी हाउस है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर ये एनर्जी रेडिएशन या फिर लाइट के फॉर्म में कोर से निकलकर बाकी लेयर्स के थ्रू पास होती है। सन का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है अर्थ की तरह, ये बिल्कुल ही गैस का बना हुआ है, लेकिन एक ऐसी डेप्थ है जब गैस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसके आर पार नहीं देख सकते। इस अपैरेंट सरफेस को फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर के बाद आता है क्रोमोस्फीयर और उसके बाद आता है कोरोना। 1800s में हमें कोरोना और क्रोमोस्फीयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये इस वजह से था क्योंकि ये दोनों लेयर्स नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। फोटोस्फीयर की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों लेयर्स के कंपैरिजन में, इसलिए ये दोनों लेयर्स सिर्फ टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम ही विजिबल होती हैं, जब मून सन के फोटोस्फीयर को कंप्लीटली ढक देता है। साल 1842 से ही एक्सपेडिशन शुरू हो गए थे। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस इन एक्सपेडिशंस को फंड करने लगी ताकि साइंटिस्ट टोटल सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व कर सके और स्पेक्ट्रम निकाल सके। साल 1851 का एक्लिप्स पहली बार था जब एक्लिप्स का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड लिया गया। सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो एक्सपेडिशंस की जाती थी वो बहुत कॉस्टली होती थी और इतना पैसा लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि स्काइज क्लियर होंगे ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जा सके। सो इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर नॉर्मन लॉकियर एक ऐसी इन्वेंशन की कोशिश करते हैं जिससे कि वो सोलर कोरोना और क्रोमोस्फीयर को ऑब्जर्व कर सके इवन ऑन अ नॉर्मल डे विदाउट द नीड ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स। वे रियलाइज करते हैं कि उनको एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए सिर्फ एक ग्लास प्रिज्म की ही नहीं बल्कि 7 ग्लास प्रिज्म्स की जरूरत पड़ेगी। वे अपने इस मॉडिफाइड स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए फंड्स मांगते हैं गवर्नमेंट ग्रांट कमेटी से, जो उनको तुरंत मिल जाता है। साल 1867 की शुरुआत में ही वे कुक नाम के इंस्ट्रूमेंट मेकर से अपना 7 प्रिज्म वाला इंस्ट्रूमेंट बनाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन मिस्टर कुक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो वो लॉकियर से अपना ऑर्डर वापस लेने के लिए कह देते हैं। लॉकियर अब लंदन में रहने वाले जॉन ब्राउनिंग, जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के स्पेशलिस्ट हैं, उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कहते हैं। बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद 16 अक्टूबर 1868 को लॉकियर को अपना इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। वो तुरंत ही अपने नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ऑब्जर्वेशंस करने लग जाते हैं। इस नए इंस्ट्रूमेंट को फाइन ट्यून और एडजस्ट करने के लिए लॉकियर को खासी मेहनत लगती है और फाइनली 20 अक्टूबर को वो अपने ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे साइंटिफिक कम्युनिटी में। वे एक आर्टिकल में लिखते हैं, My eyes were so fatigued at the time that at first I doubted its evidence, although unconsciously I exclaimed, at last. The line, however, remained an exquisitely colored line, absolutely coincident with the line C of the solar spectrum, and as I saw it, a prolongation of that line. Leaving the telescope to be driven by the clock, I quitted the observatory to fetch my wife to endorse my observation. लॉकियर की वाइफ विनफ्रेड विक्टोरियन साइंटिफिक वर्ल्ड की एक्टिव मेंबर थी और उन्होंने कई पॉपुलर साइंस बुक्स को फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था। साल 1878 में उनकी डेथ हुई और लॉकियर ने साइंटिफिक जर्नल नेचर में लिखा, Her husband's scientific work for the last 11 years owes whatever it may possess of merit to her constant interest, encouragement and assistance. लॉकियर ने अपनी फाइंडिंग्स को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रेजेंट किया और वहाँ से उनके पेपर्स गए फ्रेंच एकेडमी को। जब लॉकियर अपने नए इन्वेंशन की तलाश कर रहे थे, उसी बीच अगस्त 18 साल 1868 का एक्लिप्स हुआ। ये एक्लिप्स आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर से विजिबल था। इंग्लैंड से 8000 किलोमीटर दूर लॉकियर के काम के बारे में बिल्कुल अनजान पेरिस बॉर्न फ्रेंच साइंटिस्ट पियर जैनसन ट्रैवल करते हैं फ्रांस से इंडिया ताकि वे सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व कर सके। जैनसन ने 16 प्रोमिनेंसेस का स्पेक्ट्रम निकाला और कंक्लूड किया कि ये मोस्टली हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है, which is at a very high temperature. जैनसन अपने ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करना चाहते थे। That meant he had to wait for the next solar eclipse that wasn't going to come anytime soon. So जैनसन लॉकियर की ही तरह एक ऐसी इन्वेंशन करते हैं जिससे कि वो सोलर कोरोना को ऑब्जर्व कर सके ऑन अ नॉर्मल डे। वे अपने इस इन्वेंशन से इतने खुश हो जाते हैं कि वो फ्रेंच एकेडमी को एक केबल बेचते हैं कहते हुए, We have total solar eclipse for the whole day. उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स को फ्रेंच एकेडमी को भेज दिया, लेकिन इंडिया से फ्रांस तक की दूरी का मतलब था कि उनके पेपर्स बहुत समय के बाद पहुंचे।
बाय कोइंसिडेंस जैनसन का पेपर भी उसी दिन पहुंचा जिस दिन लॉकियर का पेपर पहुंचा था। अब सवाल ये था कि प्रायोरिटी किसे दी जाए। एस्ट्रोनॉमर हर्वे फाय ने सजेस्ट किया कि दोनों को सम्मानित किया जाए। Instead of trying to proportion the merit of the discovery and consequently diminishing it, would it be better to attribute impartially the whole honor to both of these men of science, who, separated by some thousands of miles, have been fortunate enough to reach the intangible and invisible by a method which is probably the most astonishing that the genius of observation has ever conceived? So the French government acted wisely and honored both the men with a medal. दोनों को इस डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लॉकियर ने अपनी किताब कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोलर फिजिक्स जैनसन को डेडिकेट करते हुए कहा, This book is dedicated to Bluffer Stewart and P.C. Jules Janssen. Encouraged by one friend, I undertook the work which has brought me the other. जैनसन और लॉकियर ने जो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किए थे, उनके येलो रीजन में एक ऑड लाइन थी। ये लाइन किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही थी। ये सोडियम के D1 और D2 लाइंस के बहुत करीब थी, तो इसको नाम दिया गया D3। और लॉकियर ने सजेस्ट किया कि ये D3 लाइन एक नए एलिमेंट की वजह से है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि अभी तक अर्थ पे नहीं मिला है, और लॉकियर ने इसको नाम दिया हीलियम, which is derived from the Greek word helios, जिसका मतलब है सन। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी को मानने से ही इनकार कर दिया। कुछ ने कहा कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो कुछ ने कहा कि दैट्स प्रोबेबली हाइड्रोजन जो एट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर में D3 लाइन एमिट करता है। लॉकियर केमिस्ट एडवर्ड फ्रैंकलिन के साथ मिलकर अपने लैब में उस D3 लाइन को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई सक्सेस हासिल नहीं होती। ये अब लॉकियर के लिए एक शर्मनाक बात बन चुकी थी, यहाँ तक कि फ्रैंकलिन भी पब्लिकली इनकार करने लगे कि उनका कोई भी हाथ था लॉकियर के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने में। साल 1882 में पहले इंडिकेशन मिलती है कि हीलियम अर्थ पे भी पाया जा सकता है, जब इटालियन साइंटिस्ट लुइजी पैल्मेरी ने उस येलो स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व किया माउंट वेसुवियस से निकलते लावा को एनालाइज करते वक्त। फिर साल 1895 में स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट विलियम रैम्जे यूरेनियम ओर के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय एक अनयूजुअल गैस को देखते हैं। उसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो पता चलता है कि उसका स्पेक्ट्रम हीलियम के स्पेक्ट्रम के साथ बिल्कुल मैच करता है। वे इस सैंपल को लॉकियर को भेज देते हैं, जो कंफर्म करते हैं कि ये हीलियम गैस ही है। और इसी के साथ ये कंफर्म हो जाता है कि लॉकियर की D3 लाइन एक नया एलिमेंट हीलियम की वजह से है। हमें आज पता है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है, मतलब कि ये ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेता। ये एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि रैम्जे ने पहली इनर्ट गैस आर्गॉन और फिर दूसरी इनर्ट गैसेस नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन को भी डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको साल 1904 का नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में। जैनसन अपने साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के चलते और कई एक्सपेडिशंस पे जाते हैं, जैसे कि पेरू, अल्जीरिया और जापान। लॉकियर आगे जाकर द रीडर नाम के जर्नल के एडिटर बन जाते हैं और फिर अपना ही एक जर्नल निकालते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन टू द सॉलिड ग्राउंड ऑफ नेचर ट्रस्ट द माइंड दैट बिल्ड्स फॉर आई से इंस्पायर होकर नाम रखते हैं नेचर। नेचर आगे जाकर वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक जर्नल्स बन जाता है। आज इस जर्नल के 3 मिलियन यूनिक रीडर्स पर मंथ है और कई इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज आज भी इस जर्नल में पब्लिश होते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि हीलियम, जो कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 27 इयर्स लग गए इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए आफ्टर इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जैनसन एंड लॉकियर। और इसी के साथ हीलियम एक लौता ऐसा एलिमेंट बन गया जिसकी डिस्कवरी आउटर स्पेस में हुई हो, ना कि अर्थ पर।